औलादें तो सभी बराबर होती हैं, लेकिन बेटियां कुछ अलग होती हैं। बाबर साहब 18 इनिंग में कुछ नहीं करते बगैर सुपरस्टार बनने में। पेट्रोलियम सेक्टर वुड बी द सेकंड सेक्टर आई थिंक जिसमें आप चीजें देखेंगे। सुबह शाम हमारी ट्रेनिंग हो रही है, सुबह हमारी फिटनेस पे फोकस होता है। हमने सोचा कि हम कोई ऐसा चीज़ बनाते हैं जो हमारी एनवायरनमेंट को बेनिफिट करे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, जी आया नू पखैर रागले भली करी आया बश अद के। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। जुमे का दिन है, इसलिए जुमा मुबारक और उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। बाय द वे, आज दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जा रहा है। ख़ातीन हज़रात, बाप जब दिन भर का थका हारा घर पहुंचता है, उसके कानों में उसकी बेटी की आवाज़ पहुंचती है तो दिन भर की थकन उड़न शुरू हो जाती है। बेटी को जरा सी तकलीफ पहुंच जाए तो मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। औलादें तो सभी बराबर होती हैं, लेकिन बेटियां कुछ अलग होती हैं। जैसे बाग की तितलियां, फूलों की कलियां, उनकी मुस्कान जैसे खुशबू, ऐसी खुशबू जो पूरे घर को मुअत्तर कर दे। यहाँ पे मैं ये बात भी बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इस्लाम से कबल दौरे जहालियत में जब बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, वो दीन इस्लाम ही था जिसने आके सबसे पहले बेटियों के हुकूक की बात की और बेटियों के ज़िंदा दरगोर कर देने को जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी ममानियत करार दी। आज उन्हीं बेटियों के हुकूक का आलमी दिन है। इसी के साथ नज़र डालते हैं बड़ी खबर पर। इंग्लिश टीम की गैर यकीनी क्रिकेट के आगे कौमी टीम पूरी तरह एक्सपोज्ड। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने मस्बत, पाकिस्तान ने मनफी रिकॉर्ड्स के पहाड़ बना दिए। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए अभी 115 रन दरकार। अब तो कोई मौजज़ा ही टीम को हार और फैंस को सदमे से बचा सकता है। सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान, सरमायाकारी के नए दौर का आगाज, तामीरात, IT और ज़राअत के शोबों में अहम मुआहदे तय। सऊदी वफ्द मुश्किल मौशी हालात में उम्मीद की किरण बनकर आया है। टाइफाइड की नई किस्म ने खतरे की घंटी बजा दी, दवा भी बेअसर। XDR नामी किस्म से जनूबी एशिया में पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर। अक्सरियती केसेस कराची में रिपोर्ट। बचाव कैसे मुमकिन, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तानी तलबा का बड़ा कारनामा, हवा में मौजूद नमी को पानी में तब्दील करने वाली मशीन बना डाली। साइंस के दुनिया में बड़ी इजाद, दुनिया किस तरह फायदा उठा सकती है, होनहार तलबा आज दुनिया बोल है में मेहमान होंगे। तो बड़ी खबर आपने जानी। इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हर रोज एक नई तारीख बनाती है। ये तारीख वो तारीख है जो नीचे से टॉप आती है। लाठीचार्ज हुआ है और शदीद लाठीचार्ज हुआ है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 550 के जवाब में इंग्लैंड 800 रन से ज्यादा बना देगा। जो कुछ हुआ उसका बयान करना मुश्किल है, तकलीफदेह है। एज अ क्रिकेट फैन बहुत ही ज़्यादा सदमे वाली बात है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम पे शिकस्त के बादल मंडला नहीं रहे, शदीद बारिश हो रही है। बाय द वे, कल कराची में एक बेमौसमी बारिश हुई। उम्मीद मैं ये कर रहा था कि काश वहाँ पे बारिश हो जाए जहाँ पे मैच हो रहा है, कुछ तो इज्जत रह जाएगी। 6 बल्लेबाज हमारे दूसरी इनिंग्स में वैसे ही आउट हो चुके हैं। इस वक्त क्रीज पे सलमान अली आगा, आमिर जमाल मौजूद हैं और कोई मौजज़ा ही हो सकता है या फिर बारिश। बाय द वे, मुल्तान में दूर दूर तक बारिश तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। बाय द वे, स्टैट्स आर फॉलिंग और उसमें एक स्टैट ये भी है, ये क्रिकेट की 147 साल तारीख में अगर तो पाकिस्तान हार गया, जो कि एविडेंट लग ही रहा है कि हार ही जाएगा, पहली मरतबा होगा कि कोई टीम टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 550 रन करने के बाद भी हार जाएगी। क्रिकेट एक्सपर्ट, फॉर्मर क्रिकेटर साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या ही बात कर लें हम क्या ही बात कर लें साजिद भाई। सिचुएशन ऐसी अब आ चुकी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे प्लेयर्स, मतलब कि चले हम पूरे टेस्ट की तो छोड़ ही दें एक बात, साइम अय्यूब 3 विकेटें गिरी हुई हैं, वो T20 में कोई ऐसा शॉट ना खेले अगर शुरू के 6 ओवर में 3 विकेटें गिर जाएं। ये टेस्ट मैच है यार, ये अब कौन सा शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। इनफ इज इनफ नाउ। बहुत शुक्रिया फैसल करीम भाई, यकीनी तौर पर हर चीज़ को आपने पैकेज में दिखाया, कवर किया जी। दर्द से यकीनी तौर पर आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, हर पाकिस्तानी का ये दर्द है और क्यों ना हो।
पाकिस्तान की 147 साल तारीख की अगर हिस्ट्री बात की जाए, ये तारीख दोहराई जा रही है। और जिस तरह इंग्लैंड के बैट्समैनों ने बैटिंग की है, जो रूट जो सर का खिताब उनको मिल जाना चाहिए, 35 सेंचुरी बनाए, दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह। और उसने क्या बॉल और बैट के दरमियान उसने क्रिकेट खेली है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, जिस तरह हमने और आपने पिछले हफ्ते बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर मगर पे बात करके टॉस हम जीत जाते हैं, बैटिंग करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस जाते हैं। आप अब्दुल्ला शफीक 5वीं सेंचुरी बनाते हैं, शान मसूद 35 टेस्ट मैच खेलते हैं, 5वीं सेंचुरी बनाते हैं, बाबर साहब 18 इनिंग में कुछ नहीं करते मगर सुपरस्टार बनने में, रिजवान साहब कुछ नहीं करते दोनों इनिंग में, सऊद शकील यकीनी तौर पर अपने लिए खेलते हैं 50। मगर यहाँ पर आगा सलमान को क्रेडिट देना पड़ेगा, तीसरी सेंचुरी बनाई है, 750 बनाए। मगर आज जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, ईच इनिंग 100 कर सकते हैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट में बात करो। मगर आमिर जमाल ने जिस तरह इनपुट डाला है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, मगर कप्तानी ने यकीनी तौर पर सवाल निशान छोड़ के जा रहा है। शान मसूद 38 ओवर में उसको बॉलिंग कराने लेके आते, भाई रिवर्स स्विंग फैसल भाई, रिवर्स स्विंग करना आना चाहिए, शाइन करना आना चाहिए, ये हाथों से पसीना लेके शाइन करें, रफ करें। आमिर रिवर्स स्विंग करना जानता था, उसको यूज नहीं किया। फिर अब मिस्ट्री स्टेम जो आपने हमें पिछले प्रोग्राम में बात की थी, अबरार धोखा हो गया, अबरार ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये अबरार ने 2022 में जो 11 विकेटें ली थी, ये अबरार है। फिर दूसरे हेड कोच जो टीम सेलेक्ट की है, मेरिट के झड्डियां उड़ा दी हैं। आप यकीनन मीर हमजा जो पाकिस्तान की तरफ से जो पिछला टेस्ट मैच खेले थे, तीनों फास्ट बॉलर ड्रॉप हो गए और दो लोग खेल रहे हैं जिनकी जगह नहीं बनती, जिनके सुसर डिपेंड करते हैं। शाहिन शाह आफरीदी कहाँ गई, उनकी बॉलिंग कहाँ गई, स्विंगी यॉर्कर। फिर नसीम शाह जिस मैच में 37 रन बना लें और यकीनी तौर पर बैटिंग पैराडाइज थी। मगर आपका सवाल सारे सवालों पे बाजी लिया था साइम अयूब जो मेरे अपने शागिर्द हैं, वो भाई किसके लिए खेल रहे हो भाई? आप बाबर की गोद से निकले, टीम के लिए खेलें। जो शॉट सिलेक्शन आपके हैं, इसमें आप टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। जो लड़का 40 रन की बैटिंग औसत से टीम के बाहर है, और मैं समझता हूं उसका कसूर वो इंजामुल्लाह का भांजा बचीदा है। इमामुल्लाह का कसूर क्या है? उससे ये ब्लेंड बात करता है, किसी की हामिया नहीं मिलाता, उसको आपने टीम में करिए। और साजिद भाई अब तो एक तवील लिस्ट हो जाएगी ना, इमाम हो गया, कामरान गुलाम हो गया, साहबजादा फरहान, तवील लिस्ट हो जाएगी। लेकिन चलें अब ज़रा डे बाई डे की भी हम बात कर लेते हैं। पहले दिन आए जी, हम शेर बन गए, दूसरे दिन 550 रन हमने कर लिए, ज़बरदस्त, वेरी गुड। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी हम जिक्र है ना कि जब बॉल स्विंग हो रहा था, इंग्लिश कल के दिन भी, चौथे दिन भी शुरू में बॉल जब थोड़ा सा शुरू में ही सीम भी हुआ था, थोड़ा सा हल्का स्विंग भी हुआ था, नसीम का, शाइन का, दोनों का, तो थोड़ा सा मुश्किल हुई। अब वो एक कैच अल्लाह अल्लाह करके मुश्किल से निकला, बाबर ने वो कैच भी छोड़ दिया। गालिबन वक्त आ गया बाबर खुद डिसाइड कर लें कि वो थोड़ा सा रेस्ट, और ये मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है बीइंग अ बाबर फैन, लेकिन अब वक्त आ गया कि बाबर आजम अब खुद डिसाइड कर ले कि 18 गालिबन इतनी इनिंग्स हो गई कि जिसमें उनकी 50 भी नहीं आई। तो इट्स हाई टाइम कि वो खुद डिसाइड करें, रेस्ट कर लें, बाद में आ जाए। बहुत प्यारा सवाल किया। बाबर को अगर रेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उनको पाँव नहीं चल रहे, फुटवर्क नहीं चल रहा। दूसरा, 2 साल से कि 3 साल से कोई सेंचुरी नहीं बनाई है बाबर। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट स्टार बैट्समैन जरूर है, 9 सेंचुरियां बनाई है, 52 के 53 टेस्ट मैच खेले। मगर जो कारकर्दगी बाबर पे टीम डिपेंड करती है, बाबर ने जो क्रिकेट खेली है ना, वो क्रिकेट बाबर के नाम के साथ जुड़ती नहीं है। बाबर को अगला टेस्ट देखें, ये टेस्ट पाकिस्तान हार जाएगा, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बोला था, 3.5 दिन में टेस्ट मैच हट जाएगा। और आप इस यकीनी तौर पर अपनी डेस्क पे कॉफी पीते हुए सर पकड़ लिया था। मगर मैंने क्रिकेट की पाकिस्तान की कारकर्दगी देखते हुए बोला था, बॉलिंग को, कप्तानी को, फील्डिंग को, फिर जो टीम सेलेक्ट करने चाह रहे थे। मगर आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5वें दिन चले गया है। 5वें दिन जाने के बाद आपकी टीम की कारकर्दगी वही की वही 2020 की है फैसल भाई। 2020 पे टीम सेलेक्ट होती है, 2020 की जहनियत है, 2020 के जो माइंड सेट है। फिर आज शॉट सिलेक्शन नहीं है, और बाबर यकीनी तौर पर इसको ड्रॉप करना चाहिए। ड्रॉप करने का मकसद ये है, आप कामरान गुलाब को खिलाइए, उसने 2 सेंचुरी 3 साल से उसने आउटस्टैंडिंग रन बनाए हैं। सवाल ये पैदा होता है, आपके सिलेक्टर एक है, असद शफी को अमेरिका में मैचेस खेल रहे हैं, ये कहां से इंसाफ हो रहा है फैसल भाई? आपके दूसरे वो गालिबन सिलेक्शन कमेटी की भी कोई सर्जरी होने जा रही है, टीम का पता नहीं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में भी उखाड़ पिछाड़ हो रही है अब।
होना चाहिए। देखिए सिलेक्शन कमेटी है, टूरिंग को जो अब फिर आप फैसल भाई फिटनेस देख लें, वो लड़कों की फिटनेस नहीं है, फिर सेंटर काउंटर के पीछे भाग रहे हैं, मुझे ए कैटेगरी मिल जाए, बी कैटेगरी मिल जाए। भाई फिटनेस सवालिया निशान है। ग्राउंड में फिटनेस, जो कैच की आपने बात की ना, अगर आप फिट होंगे तो कैच पकड़ेंगे। अनफिट खिलाड़ी कैच छोड़ता है, और बाबर ने जो कैच छोड़ा, बाबर 100% फिट नहीं है। 8 खिलाड़ी ड्यूरिंग द टेस्ट मैच के दौरान अनफिट हो चुके, फिटनेस टेस्ट लिया है, फिर आपको जाहिद को रिलीज कर दिया, फिर दूसरे को रिलीज कर दिया। क्यों रिलीज कर दिया? वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए थे। सवाल ये पैदा होता है, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो फिटनेस टेस्ट पास करके खेल रहे हैं। रिजवान फिटनेस अच्छा, टेस्ट करके मुझे पास करके। साजिद भाई ये बताएं, इस वक्त जो एक मौमा है, वो मौमा ये है कि हम जब बॉलिंग करते हैं तो ये एक नहायत बैटिंग विकेट हो जाती है। इस पर केविन पीटरसन ने भी ट्वीट किया, नासिर हुसैन ने भी कल कह दिया कि यार तो कब्रिस्तान है भाई बॉलर्स का। ये एक अचानक से क्या होता है जब हम बैटिंग करने आते हैं तो वो बॉलिंग विकेट बन जाती है, हमारा बॉल जो है उनकी मतलब कि विकेट को नहीं लग रहा, एलबी नहीं हम कर पा रहे, और वहां वाले उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को बोल्ड भी कर दिया। उन्होंने एक प्लानिंग के तहत बॉल जो है वो शान मसूद के उस एरिया में किया कि जहां पे ही इज नॉट कंफर्टेबल। तो ये कैसे हो जाता है, हम बॉलिंग करें तो बैटिंग विकेट, और हम जब खुद बैटिंग करने आए तो वो बॉलिंग विकेट हो जाती है। असल में यकीनी तौर पर नया गेंद उनको करना आता है, नया गेंद और लेंथ और डायरेक्शन से कर रहे हैं। देखिए अब उनका बैट कहाँ था, कहाँ उन्होंने आउट किया, अब्दुल्ला शफीक को पता ही नहीं चला। सीम से उसने आउट स्विंग किया, मिडिल से किया, बोल्ड हो गया। इस तरह शान मसूद एनालिस्ट का बड़ा अहम रोल है आज के मॉडर्न दौर में। उनके एनालिस्ट काम कर रहे हैं उनकी अपनी टीम के लिए। हमारे एनालिस्ट पीछे कॉफी पी रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, क्रिकेट पे काम ही नहीं कर रहे होते। सवाल ये पैदा, पूरी की पूरी मैनेजमेंट को चेंज होना चाहिए। और पाकिस्तान बांग्लादेश से जो हारा था, हम समझे शायद कोई सीखेंगे, सीख नहीं रहे, बदतर से बदतर क्रिकेट हो जाएगी। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, खुदा की कसम लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट पे आप तजिया करते हैं यार, छोड़ दो, खुदा के वास्ते तजिया करना छोड़ दो। तो ये तजिए की बात नहीं है। दुनिया में आपका प्रोग्राम 100 अरब लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। पसंद करने का मकसद हक और सच की बात। ये मेरिट की टीम नहीं है, दोस्तों की टीम है, सिफारिशों की टीम है। मेरिट के साथ खुला खुला मेरिट का कत्ल किया। अब मुझे बताइए, रिजवान ने 2 इनिंग में रन नहीं बनाए, सरफराज को अगला टेस्ट खिलाना चाहिए नहीं चाहिए? मैं बिल्कुल आपसे खिलाना सवाल चाहिए, करता हूं। बिल्कुल करना चाहिए। वो रिजवान का आप वो अगर डिसमिसल पैटर्न देख लेना तो वही है कि वो आगे आ रहे हैं, उनका बॉल अंदर कटता है, उनका बॉडी फॉल होता है, सर उनका एक तरफ गिरता है और वो बोल्ड हो जाते हैं। साजिद भाई बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये क्रिकेट ऐसे ही एक टॉपिक हो चुका है कि जिस पे हम जितनी बात करें तकलीफ उतनी ज़्यादा बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। और सिचुएशन ऐसी है कि आपसे इंशाल्लाह आगे वाले प्रोग्राम्स में भी हम बात करते रहेंगे। तो जनाब अली, बात यह है कि पाकिस्तान आज अपनी इनिंग्स का जो दोबारा आगाज़ करेगा वो करेगा 152 रन, 6 खिलाड़ी आउट, और अभी भी 115 रन से वो ट्रेल कर रहा है। 115 रन बनाएंगे, उसके बाद कुछ रन बनाएंगे, फिर इंग्लैंड को देंगे, और इंग्लैंड जो है उसको चेज़ नहीं कर पाएगा। ये एक ख्वाब है जो आज तो पूरा नहीं हो सकता, फिर पता नहीं कब पूरा नहीं हो। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, और खुशामदीद कहा है कल पाकिस्तान ने अपने सऊदी ब्रदरन को। सऊदी ऑफिशियल्स और सरमाकारों का आला सतही वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है, और कल एक बहुत ही ज़बरदस्त जो डेलीगेट था वो इस्लामाबाद में, उसकी मीटिंग भी हुई। उससे पहले पाक सऊदी बिजनेस फोरम की एक बहुत शानदार तकरीब भी हुई, और बताया जा रहा है कि 5.12 बिलियन डॉलर्स का जो हजम है उसकी जो है वो हमारी हजम है। और कितना अब उसमें इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, किन किन शोबों में इन्वेस्टमेंट होगी। बैंक्स हैं, इसके अलावा टूरिज़म है, इसके अलावा दीगर चीज़ें हैं, तामीरात, IT, ज़राअत, ये सारे सेक्टर्स में सऊदी अरब इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर खाकान नजी, माहिर माशियात, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले ये बताइए, सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए लाजमी क्यों है? मौजूदा जो सेशन है कितना हेल्पफुल हो सकता है इसके लिए? देखिए, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स ने भी हमेशा यही कहा है। अगर आप उनकी गुफ्तगू भी सुने, जो सऊदी डेलीगेशन लीड कर रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, उन्होंने एक बहुत आला बात की कि पाकिस्तान की जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो एक अहम जुज़ है अगर हमने फॉरवर्ड मूव करना है। और इस वक्त पिछले 1.5-2 साल में एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो दिखाई दे रही है, और मैंने हमेशा कहा है कि इसका बड़ा ताल्लुक IMF की इंगेजमेंट से है। अब जो इस वक्त हमारी इंगेजमेंट है सऊदी अरेबिया से, हम उनसे क्या
एक्सपेक्ट करते हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी सरमायाकारी यानी कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। उसका एक जो क्लियर जुज़ है वो आप देखेंगे आने वाले महीनों में वी शुड हैव रेकोडेक पे जो पाकिस्तान स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का 25% शेयर है जो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू है। आई थिंक उसकी एक खातिर खा जामे प्रोग्रेस दिखाई देगी और एक सरमायाकारी उसमें आने की उम्मीद है। साथ ही साथ उसके कुछ आई थिंक एडेड बेनिफिट भी होगा कि जो इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ ग्रांट्स एंड देन टॉक ऑफ मूविंग इन माइंस एंड मिनरल्स। आई थिंक ये एक अहम जुज़ है इनटू द इन्वेस्टमेंट दैट इज़ हैपनिंग पाकिस्तान। ये भी याद रखिए कि गो कंपनी एक थी पाकिस्तान, उसको ख़रीदा अरामको ने, तो उन्होंने अपना रिटेल जो आउट रीच है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम तक बढ़ाने की कोशिश की है। सो पेट्रोलियम सेक्टर वुड बी द सेकंड सेक्टर आई थिंक जिसमें आप चीज़ें देखेंगे। जो बाकी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिनकी गुफ्तगू हो रही है उनका ताल्लुक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से चीज़ें बाहर भेजना डायरेक्टली टू सऊदी अरेबिया है। पेशकश जो मैंने दफ़ा देखी वो ये थी कि वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स 180 अरब डॉलर के कर रहे हैं और ख़ुद जो सऊदी इन्वेस्टर टीम आई हुई है और उनके सरबराह ने भी ये कहा कि पाकिस्तान को हम एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं ऑन इक्वल बेसिस कि हम कहीं से चीज़ ख़रीद रहे हैं वो हम पाकिस्तान से ख़रीदना शुरू कर दें इन दी कंस्ट्रक्शन अरीना। और आई लाइक द स्टेटमेंट व्हेन ही सेड कि सऊदी अरेबिया मेक नो मिस्टेक विल बी दी बिगेस्ट एरिया ऑफ इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड। 180 अरब शायद करने जा रहे हैं, 180 अरब डॉलर की बात हो रही है और ओवर द कोर्स 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स। सो ये एक दूसरी चीज़ है। जब इख्तिताम हुआ इस विज़िट का तो आपने ये देखा कि अबाउट 2 बिलियन 2.2 बिलियन टू बी एग्जैक्ट इसके वही MOUs 27 के करीब कुछ एग्रीमेंट्स इन एरियाज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, माइंस एंड मिनरल्स, एग्रीकल्चर स्पेशली अगर उनके साथ कोई कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब एरियाज़ में आपने साइन किए। लेट्स अगेन होप कि इन MOUs को इन प्रोजेक्ट्स जो कि डूएबल हों, B2B हों, हम अमली जामा पहना सकें। सो अगर मैं दोबारा कहूँ इन्वेस्टमेंट इनटू रेकोडेक एंड जॉइनिंग थिंग्स एंड देन ट्रेड को बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान को इस ज़मन में एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाने के लिए एब्सोल्युटली। अच्छा खाकान साहब, ये आपने इन्वेस्टमेंट और दीगर जो पाकिस्तान के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो हैं, बट एक दर्दसर बना हुआ था द करंट अकाउंट डेफिसिट। ऑल दो के पिछले कुछ महीनों में करंट अकाउंट डेफिसिट को हमारी मईशत ने डेंट मारा है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अब इस इन्वेस्टमेंट से जो कि सऊदी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, डू यू थिंक कि वी कैन कंट्रोल करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर अ लॉन्गर टर्म? गुजारिश इस तरह से कि जो करंट अकाउंट इस वक्त आपको संभला हुआ दिखाई दे रहा है उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक अहम वजह यह है कि ऑफ कोर्स अगर बहुत से पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर काम करने गए हैं और ये डेटा तो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ का है तो ऑब्वियसली रेमिटेंसेस में बढ़ता हुआ रुझान दिखाई दिया है। नंबर 2 वजह रेमिटेंसेस में बढ़ता हुआ रुझान यूँ है कि जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक का फ़र्क है वो ख़त्म हो गया है। मैंने हमेशा कहा था ग्रे मार्केट को ख़त्म करें, BC रेटेड कंपनीज़ को ख़त्म करें, स्मगलिंग को ख़त्म करें और जो पाकिस्तान की IMF से इंगेजमेंट है जिसने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर से नीचे चले गए थे, आज 10.8 अरब डॉलर का जो अभी फिगर रिलीज़ हुआ है इसके मुताबिक 2 माह की जो इंपोर्ट कवर है उससे ज़्यादा का इंपोर्ट कवर आ गया है। सो इसने एक तकवीत दी है आपके जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है, इस वजह से आपकी रेमिटेंसेस जो हैं 8.8 अरब डॉलर हैं इस क्वार्टर में। आई थिंक दैट्स दी हाईएस्ट एवर रेमिटेंस दैट हैज़ बीन हिट टू पाकिस्तान इन एनी क्वार्टर। ये पिछले साल से शायद 35-40% ज़्यादा है। सो ऑल इन ऑल दैट इज़ हेल्पिंग योर करंट अकाउंट। दूसरा, आपने अभी भी इंपोर्ट पे एक तरह से कदगन तो नहीं लगाई हुई पर यूर स्लो ऑन इंपोर्ट्स बिकॉज ओवरऑल इकॉनमी स्लो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग स्लो है। अभी कुछ गाड़ियों की जो खपत है वो इसमें बढ़ना शुरू हुई है। सो लेट्स होप कि इकॉनमी पिकअप करती है। अगर पिकअप करेगी थोड़ा करंट अकाउंट आ भी जाएगा। अगर पाकिस्तान का 0.5% से लेके 1% तक का कहीं करंट अकाउंट अगर इस साल आ भी जाए ये फाइनेंस किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं। 1% का मतलब होगा 3-3.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट आ जाएगा, दैट इज फाइनेंसेबल। करंट इटसेल्फ कोई बुरी चीज़ नहीं होती डेफिसिट, अगर आपके पास फाइनेंस करने के जरिए मौजूद हों। अब IMF के एग्रीमेंट के बाद बाकी फाइनेंसिंग भी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। खाकान साहब, आपका
बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान के मज़ीद कौन से सेक्टर्स में होगी जिससे पाकिस्तान की मईशत को लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जैसे कि प्रोग्राम के इब्तदाई में हमने आपको बताया था कि आज इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड। तो हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, दे आर डूइंग वंडर्स। चाहे वो मलाला यूसुफजई हो या फिर अरफा करीम रंधावा हो, यू कैन नेम देम। और अब जो सबसे ज़्यादा प्राउड की बात है वो ये कि हमारी कौमी वुमेन फ़ुटबॉल टीम वो बड़ा शानदार कर रही है, लेकिन उनके नए इम्तिहान का आगाज़ होने जा रहा है। नेपाल में सैफ वुमेन्स चैम्पियनशिप खेलने जा रही है हमारी टीम। कल ये लोग जाएंगे इस्लामाबाद से। तो हम अभी से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक विश कर रहे हैं। एंड वी हैव गॉट 2 प्लेयर्स विद अस टुडे, निशा और अनमोल। आप दोनों को मैं खुश आमदेद कहता हूं। और निशा जो कि आप गोलकीपर हैं, और वैसे तो आपका नाम अनमोल इतना खूबसूरत है, अनमोल हीरा, लाइक आउटस्टैंडिंग। यू आर द फॉरवर्ड ऑफ द टीम। तो चलिए गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। और निशा, वेलकम करते हैं आपको शो में। कैसी प्रिपरेशन है आप लोगों की, बताइए ज़रा। हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह शाम हमारी ट्रेनिंग हो रही है, सुबह हमारी फिटनेस पे फोकस होता है, इवनिंग में हम मैच खेलते हैं, टैक्टिकल और टेक्निकल पे ट्रेनिंग होती है। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट होगा। और अनमोल आप बताइए, हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर फॉर द चैंपियनशिप। कितने तैयार हैं आप चैंपियनशिप के लिए? हम चैम्पियनशिप के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोचेज़ हमारे पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम टेक्निकल और कोचेज़ ने हमें 4 मंथ पहले ही हमारे फिजिकल के लिए हमें फिटनेस प्लान दिया हुआ था, तो हम काम कर रहे थे। और वो भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल और टेक्निकल चीज़ें और रिकवरी सेशंस हो। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। इंशाल्लाह हम लोग ये मैच जीत के आएंगे और इंशाल्लाह। अच्छा निशा, ये जो सैफ चैंपियनशिप है नेपाल में इस वक्त हो रही है, कितने दिन की है ये चैंपियनशिप, और कौन कौन सी टीम से आपका कंपटीशन होगा? हमारा पहला मैच भारत से है और सेकंड जो मैच है 20 अक्टूबर को है, वो बांग्लादेश से है। तो 2 मैचेस हमें खेलने हैं पहले, और ये 15 डेज की है। अच्छा, ये बताएं अनमोल के आप लोग इंशाल्लाह कल फ्लाई कर रहे हैं, आप लोगों को वीज़ा वगैरह के कोई इश्यूज तो नहीं आए? नहीं, हमें कोई इश्यूज नहीं आए। हम ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। इजीली हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर कोई इश्यूज वगैरह भी आते हैं तो वो स्टाफ हैंडल करते हैं, प्लेयर्स पे मतलब आने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, इस्लामाबाद में थोड़ी बहुत सर्दी होगी, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में तो थोड़ी सी गर्मी है। नेपाल में इस वक्त जो सीज़न है वो थोड़ा ठंडा हो रहा होगा। वेदर कितना असर करती है स्पोर्ट्स पे निशा? हमें इसीलिए पहले कुछ दिन लेके जाया जाता है वहाँ के, कि हम वहाँ के वेदर में एडजस्ट हो जाएं। सो इसलिए हम पहले ट्रैवल कर रहे हैं। और हाँ, आप भारत से पहला मुकाबला, उनकी जो मेंस टीम है वो तो बहुत उन्होंने भाईचुंग भूटिया समेत और इतने इनके प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने बहुत लीप्स एंड बाउंड्स जो है वो डेवलप कर लिया है। फीमेल टीम कैसी है इंडिया की? वो भी अच्छी है, लेकिन हमने भी तैयारी की हुई है। तो इंशाल्लाह, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का जो भी मैच हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, कोई भी हो, तो खुशी तो होती है, पर देखने वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं। तो हम अपना बेस्ट देंगे इंशाल्लाह। और अनमोल, आप बताएं, इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए हाउ इज़ द फीलिंग? और एक ऐसा मैच कि हर मैच इंपॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली, लेकिन एक ऐसा मैच जो आज ट्राइवल के अगेंस्ट है, उसमें आप लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी पे जाते हैं, या फिर जिस तरह क्रिकेट में स्लेजिंग होती है उसी तरह फुटबॉल में भी कुछ कुछ बयानात होते हैं, कुछ फील्ड ऑन फील्ड आप लोग एक दूसरे को ट्रोल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कोई स्लेजिंग वगैरह इस तरह की होती है व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया? हम लोग एक इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो हम लोग मतलब एक्साइटेड है और इंशाल्लाह हम अच्छा मैच खेलेंगे। ऑन द फील्ड हम लोग अपना बेस्ट देंगे। बाकी जो भी आपस के जो भी मसले हैं हम उनको नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह हम लोग एक फ्रेंडली और अच्छा अपना बेस्ट देके मैच खेलेंगे। तो जो भी रिजल्ट होगा इंशाल्लाह आपके सामने होंगे। ओके, लेट्स सी कि हाउ फ्रेंडली इट इज़। अच्छा, अब आ जाते हैं आप लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस पे। निशा,
फेवरेट सॉकर प्लेयर कौन है आपका? कोई भी नहीं। आई कोई डिडंट भी नहीं। हियर, दोबारा बता सकती हैं? कोई भी नहीं। वाह, क्या ऐसा तो नहीं कि आप ही अपनी फेवरेट हैं? यस, ये ऐसा ही है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। क्या बात है। और अब आपने तो डिस्कशन खत्म कर दी। अच्छा, और अनमोल, क्या आप भी अपने नाम की तरह अपनी फेवरेट है? आपका भाई कोई है फेवरेट फुटबॉल प्लेयर? जी मेसी मेरा फेवरेट प्लेयर है। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, बाकी मुझे बताएं कि आप लोगों की टीम कितना ज़्यादा, क्योंकि जब थोड़ा दिन पहले जब हम इस तरह का कैंप लगाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग तो होती है, लेकिन हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आप लोग, क्योंकि डिफरेंट मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट होता है टीम का पहले इकट्ठे होकर जेल इन हो जाना? ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल जितनी मर्जी ट्रेनिंग करें, हमारा कॉम्बिनेशन प्ले, कोऑर्डिनेशन टीम का आपस में होना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो हम इंडिविजुअली नहीं खेल सकते। जब तक हमारी पूरी टीम एक साथ होगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होता है टीम के लिए कि वो मतलब ज़्यादा गोल स्कोर्स करें और अच्छे स्ट्रेटजी से खेलें। तो टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है ताकि कोऑर्डिनेशन आपस में बिल्डअप हो। निशा, जब हम स्पोर्ट्स और वुमेन की बात करते हैं पाकिस्तान के माशरे में, अच्छी बात यह है कि अब लड़कियां, ख़वातीन आगे आ रही हैं, लेकिन स्टिल अभी भी अच्छा, क्रिकेट तो फिर कुछ हद तक एक्सेप्टेबिलिटी होती है फैमिली की तरफ से, बट व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल, क्या आपको फैमिली की तरफ से वो एक्सेप्टेबिलिटी, वो अपनायत मिली थी? क्योंकि आप क्रिकेट तो गली मोहल्ले में जाके खेल सकते हैं, फुटबॉल के लिए यू हैव टू हैव प्रॉपर फील्ड्स ना, तो आपको फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट था? जी, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, स्पेशली मेरे अब्बू। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था इस चीज़ के लिए कि एक्चुअली हमारे ख़ानदान में इतना नहीं होता था कि कोई लड़की जाके फ़ुटबॉल खेले। तो मेरे फ़ादर ने मुझे ये बोला था कि आप खेलो, मैं देख लूँगा। सो अभी तक उनकी सपोर्ट है मुझे। और हमारी भी आपको 100% सपोर्ट है। निशा और अनमोल, थैंक आपको यू। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान की विमेन फुटबॉल थैंक टीम यू। को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. पाकिस्तान की लड़कियां जा रही हैं खेलने सैफ चैंपियनशिप इन नेपाल। बेस्ट ऑफ लक उनको विश करते हैं। जो क्रिकेट का हाल है, फुटबॉल कोई और जेवलिन कोई देख लेना चाहिए। बाय द वे, आई वाज थिंकिंग कि अगर हमारे बॉलर से विकेट नहीं कर रही, अरशद नदीम को भेज दें, हो सकता है अपने जोरे बाजू से कोई विकेट ले लें। एक ब्रेक ले, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोल है में खुशामदीद। और कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी दिन है, और वैसे अक्टूबर के दूसरे हफ्ते जो है वो वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के तौर पे मनाया जाता है। अब कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन मैंने इसलिए बोला कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और पिछले कुछ अरसे से बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। और बाय द वे, आज भी जब आगाज़ हुआ है तो आगाज़ से लेके अब तक 200 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। राइट, हमने देखा कि 86,000 की हद भी अबूर कर ली है। करंटली इस वक्त जो है वो 85,441 पे इंडेक्स जो है वो ऑपरेट कर रहा है। नाउ कमिंग अगेन टू द वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक, और बहुत ही ज़रूरी है इस बात को जान लेना कि वो लोग जो कि इंटरेस्ट रहते हैं इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक्स में, बहुत से लोग जो है वो हमेशा से शिकायत करते फिरते हैं कि जी वो हमारा नुकसान हो गया, घाटा हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? इंफॉर्मेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक। और एक आम आदमी, एक तो बिजनेसमैन हो गया, बिजनेस रिलेटेड लोग हो गए कि जो जिनको समझ बूझ होती है स्टॉक की, लेकिन वो लोग मुझ जैसे लेमैन के जिनको भाई पता नहीं है कि जी किस चीज़ में इन्वेस्ट किया जाए और किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, इस हवाले से हम ये अवेयरनेस वीक मनाते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं CMO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, रायदा लतीफ़ साहिबा। रायदा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे पता है कि इट्स बीन अ बिजी नॉट ओनली अ वीक बट मंथ फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अक्टूबर का दूसरा वीक है, क्या इसकी अहमियत होती है, और इन्वेस्टर्स के लिए जो है ये क्या खासियत रखता है? वालेकुम सलाम एंड थैंक यू, आपने इस प्रोग्राम में बुलाया है टू टॉक टू योर ऑडियंस। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक एक इंटरनेशनली ये एक वीक है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, और इसके अंदर टोटल फोकस होता है फ्रॉम द वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस और सिक्योरिटीज
ISCO और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस के अम्ब्रेला के अंडर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट कह लें या इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है बेसिकली। और इसके अंदर ड्यूरिंग दिस वीक, वैसे तो थ्रू आउट द ईयर हमारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं, बट इस वीक में बहुत ही हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होती है ऑन एक्टिविटीज अराउंड इन्वेस्टर एजुकेशन। क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि लोग कहते हैं कि जी ओ हमने इन्वेस्ट तो कर लिया लेकिन नुकसान हुआ। तो अगर आप बगैर समझे, बगैर सोचे, बगैर रिसर्च किए इन्वेस्ट करते हैं तो फिर जाहिर बात है आपने तो होमवर्क अपना नहीं किया। तो हमारा बेसिक फोकस ये होता है कि कि जो लोग आ रहे हो मार्केट में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ रहे हो या ETFs के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए आ रहे हो मार्केट को, तो वो समझ के आए। दैट्स वन। दूसरा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है क्या और कौन से इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को किस तरह सिक्योर करना है जब वो मार्केट में एंटर करते हैं। सो डूज एंड डोंट्स ऑफ द स्टॉक मार्केट भी हम उसमें बता रहे होते हैं। और न सिर्फ इसके अंदर हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो ऑन ग्राउंड, वन ऑन वर्कशॉप्स और सेशंस और सेमिनार्स के अलावा हम बहुत सारी एक्टिविटीज अपनी ऑनलाइन और डिजिटल मेथड से भी करते हैं, बिकॉज उससे रीच हमारी ज़्यादा बढ़ती है। एक कमरे में लोगों को जमा करना एक सर्टेन टाइम के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के लिए तो पॉसिबल है, बट जब आपको अपनी रीच बढ़ानी होती है तो ऑब्वियसली डिजिटल मेथडोलॉजीज का सहारा लेना होता है। सो दैट इज व्हाट वी डू। वेबिनार्स के थ्रू क्रैश कोर्सेज भी हो रहे होते हैं, थ्रू आउट द ईयर भी चल रही होती है हमारी इस किस्म की एक्टिविटीज, जो कि किस तरह करना है, पोर्टफोलियो में क्या हिस्सा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी 100% जो आपके पास अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए वो आप एक ही जगह, एक ही एसेट क्लास में लगा लें। और एसेट क्लास बेसिकली होती क्या है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हम अपने सेशंस में दे रहे होते हैं। ऑल राइट। रायदा साहबा, कहा जाता है कि जी स्टॉक जो है ना वो खेल है लंबी रेस के घोड़ों का, जो लंबा वेट कर सकते हैं, लंबा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं, उनके लिए भाई स्टॉक जो है। अब ऐसे में छोटा इन्वेस्टर जो है भाई, मेरे जैसा छोटा इन्वेस्टर जो कि छोटी मोटी रकम लगाना चाह रहा है, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट? अगर मैं चाहूँ कि जी चलें जी आज मैं इन्वेस्टमेंट का आगाज़ करता हूँ, तो क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या वो की टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं कि बीइंग अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर मुझे चीज़ अपनानी चाहिए सो दैट मैं इस खेल का आगाज़ कर सकूं? बेसिकली मैं तो कहूँगी कि आप सबसे पहले तो देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोल के, क्या चीज़ है ये, क्या होती है मार्केट, क्या सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स क्या हैं, कौन सी कंपनीज हैं, किस सेक्टर में कौन सी कंपनीज हैं, इन कंपनीज का क्या सिंबल्स हैं, इनकी प्राइसेस कैसे चेंज हो रही होती हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक्चुअली लोग समझते हैं हम आएंगे और कंपनी के शेयर्स उठाएंगे और बहुत सारे पैसे बना लेंगे। एक्चुअली होता नहीं है। इसमें 500 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि कंपनी स्टॉक मार्केट में आती हैं, कैपिटल रेज करती हैं, लोगों को अपने शेयर्स देती हैं और फिर ओवर द लॉन्ग रन, ओवर क्वार्टर, ओवर 6 मंथ्स या साल के बाद अगर जब उन कंपनीज ने प्रॉफिट बनाया तो एक कंपनी अपना प्रॉफिट कितना शेयर करेगी शेयर होल्डर से वो डिसाइड करती है और रोल आउट करती है डिविडेंड की सूरत में। सो जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो पहले एक ऑप्शन है कैपिटल गेन से बेनिफिट लेने का, दूसरा है डिविडेंड यील्ड्स के थ्रू या बोनस शेयर्स। सो पहले तो इसको समझे मार्केट है क्या। अब 35-36 सेक्टर्स हैं, लोगों को ये नहीं पता होता, वो बस एंटर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पढ़ें और समझें। बहुत मटेरियल है हमारे वेबसाइट के अंदर, मीडिया सेक्शन में ब्लॉग्स हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, ग्लॉसरी है कि क्या क्या टर्म्स हैं स्टॉक मार्केट की। फिर हमने एक पूरा सिमुलेशन का गेम बनाया हुआ है, पोर्टफोलियो, माय पोर्टफोलियो के नाम से। उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करें, समझें कि कंपनी के सिंबल्स क्या हैं। किसी भी कंपनी का पूरा नाम नहीं लिखा होता, उसके सिंबल्स होते हैं। उसमें बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, कमीशन कितना कटता है, पोर्टफोलियो कैसे बनता है, सेक्टर्स कैसे नजर आते हैं। ये चीज समझने के बाद फिर आप इब्तिदा करें। और आई वुड सजेस्ट कि जो भी एंटर कर रहा है वो पहले सहूलत अकाउंट खोलें,
सहूलत अकाउंट आसान सिंपल अकाउंट है जिसमें आपको बहुत लंबी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, और आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस के साथ सहूलत अकाउंट खोल सकते हैं अपने CNIC की और बैंक अकाउंट की बेसिस पे। सो दैट इज स्टेप 1। दूसरा तरीका जो आ सकते हैं लोग इज वही ब्रोकरेज अकाउंट में आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के थ्रू आए, क्योंकि एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसी भी अराउंड 8 AMCs का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे, और हर जिस भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने ETF बनाया है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के एक यूनिट के अंदर 10-12 डिफरेंट कंपनियों के मुख्तलिफ वेटेजेस या परसेंटेज में शेयर्स होते हैं। तो एक यूनिट में आपने 8 या 10 या 12 कंपनीज का के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, और आपको एक इब्तदाई पॉइंट पे ये भी नजर आ जाता है कि ETF बनाने वाले कौन सी कंपनीज को देख रहे हैं। आपके पास कंपनीज के नाम आने शुरू हो जाते हैं, तो आप उन कंपनीज को इंडिपेंडेंटली देखें, उसके बारे में पढ़ें, इन कंपनीज को गूगल करें, न्यूज़ पढ़ें उन कंपनीज के बारे में, उन कंपनीज के क्या प्लान्स हैं, क्या प्रोजेक्ट है, बिकॉज हर कंपनी एक स्टोरी है, उसको समझें, उसका ग्रोथ पाथ समझें, उसका हिस्ट्री समझें, और फिर उसके अंदर इन्वेस्ट करके उसके प्रॉपर शेयर होल्डर बन जाएं, ताकि आप उस कंपनी के साथ ग्रो कर सकें। आपको जो सेक्टर समझ आते हैं, लोगों का होता है वास्ता, होता है किसी सेक्टर से उनकी एंगेजमेंट है या उस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, तो उस सेक्टर्स में आपको ज्यादा समझ होगी, तो उन सेक्टर से आप बिगिन कर सकते हैं। और एक और चीज मैं बताती चलूं कि रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज ने 1 शेयर लॉट का को इंट्रोड्यूस किया है। Okay. 1 शेयर लॉट का मतलब होता है कि आप जो भी आपको कंपनी चाहिए, आप सबसे छोटा एक शेयर भी उस कंपनी का ले सकते हैं आप अपने ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू। सो अगर बहुत अच्छी कंपनी लग रही है आपको और आपको 10 कंपनीज में जाना है और आपके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो आप फिर भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। किसी कंपनी का 5 ले लें, किसी के 10 ले लें, किसी के 50 ले लें, किसी के 3 ले लें। आई मीन यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी टुडे टू एक्चुअली कि आप ब्लू चिप कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर होल्डर बन सकते हैं। ये और आपने बजाय रायदा साहबा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप मिनिमम किसी के 10 शेयर 20 शेयर, आई थिंक जो छोटा इन्वेस्टर है उसको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन नाउ कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, और वो लोगों का एक बड़ा देरीना सवाल भी है, क्या रिस्क फ्री ट्रेडिंग नामी कोई चीज़ होती है? बिकॉज व्हेन यू आर इनटू बिजनेस, अगर आपका प्रॉफिट होना है, यू शुड बी रेडी फॉर योर लॉस एज वेल। रिस्क फ्री ट्रेडिंग नाम की कोई चीज़ होती है? ओके, देखिए पहली बात तो हम स्टॉक एक्सचेंज में कहते हैं कि आके इन्वेस्ट करें, ट्रेड नहीं करें। ट्रेड होता है इन आउट होना, वो उसमें आप बगैर किसी व्यू के 1-1, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए ऊपर नीचे पे एंटर और एग्जिट कर रहे होते हैं, और कमीशंस भी दे रहे होते हैं, और टैक्स भी दे रहे हैं, CGT भी दे रहे हैं। तो जब स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए देखें, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं देखें। अब आते हैं सवाल रिस्क। देयर इज नो सच थिंग एज रिस्क फ्री। आप घर से भी निकलते हैं तो भी रिस्क होता है, आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं, वहां भी रिस्क होता है, आप गोल्ड में भी लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वहां भी रिस्क होता है, अप एंड डाउन का हो सकता है। आपने जब एंट्री की उसके फौरन बाद थोड़ी सी प्राइसेस ड्रॉप होने का होता है। उसके अलावा भी डिफरेंट किस्म के रिस्क होते हैं, फिजिकल होल्डिंग में रिस्क ऑफ स्नैचिंग एंड रॉबरी भी होता है। सो देखिए, लाइफ इज नॉट विदाउट रिस्क, बट आप एज एन इंडिविजुअल, एज ह्यूमन बीइंग्स, आपका काम है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें। आप रिस्क जरूर लेते हैं, हर स्टेप पे आप रिस्क ले रहे होते हैं, बट आप कैलकुलेटेड रिस्क लें। और अगर आपकी आप पहले तो अपने आप को समझें, अपना रिस्क थ्रेशोल्ड समझें कि आपकी एबिलिटी टू टेक रिस्क क्या है। क्या आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं? अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो फिर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ना आए, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आए, या आप बॉन्ड्स में और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में करें, या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में करें इन्वेस्ट ज़रूरी है, ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी सेविंग है वो इन्फ्लेशन की नज़र हो जाती है। आई मीन आपकी जो भी अमाउंट आप सेव कर रहे हैं, हर साल आप उसमें 15, 16, 18% के हिसाब से उसकी वैल्यू लूज कर रहे हैं। सो ओवर 10 years आपकी वर्थ ख़त्म हो गई आपकी सेविंग की। तो इन्वेस्टमेंट अपनी
इन्वेस्टमेंट अपनी सेविंग की वर्थ को भी रोकने के लिए, पहली बात तो उसको बचाने के लिए होता है, इन्फ्लेशन प्रूफ करने के लिए होता है, Absolutely. उसके बाद फिर आप प्रॉफिट के ऊपर आते हैं। सो आई वुड से कैलकुलेटेड रिस्क लें, पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझें, खुद समझने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने ट्रेडर को या ब्रोकर को कैसे, या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को क्या बताएंगे जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी एबिलिटी या प्रोपेंसिटी टू टेक रिस्क क्या है। तो वो समझ एब्सोल्युटली के क्या आप एंटर करें। ज़बरदस्त, एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। मैम आपने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सम अप किया है इसको कि अगर आपको रिस्क लेना है, रिस्क तो है बट वो कैलकुलेटेड होना चाहिए और आपकी जो काबिलियत कितनी है, हाउ हार्ड कैन यू टेक दैट डेंट, तो वो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। सीएमओ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रायदा लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थी। तो अगेन हमारी ज़बान में माल लगेगा, अगर माल वापस आएगा तो कुछ जाएगा भी, इसलिए रिस्क लेने से ना डरें, सेविंग सिर्फ करके ना रखें, सरमाया भी लगाएं, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी होती जा रही है कि जो भी आप बचत करेंगे वो आने वाले सालों में उड़ती चली जाएगी। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे तो आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग लोगों की मुलाकात कराएंगे और दिखाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो इंटरेस्टिंग है। लेट्स टेक अ ब्रेक। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे मौसम की और सबसे पहले आगाज करेंगे मुल्की मौसम से। भाई कल कराची में क्या बारिश हो गई है अचानक से, मतलब गर्मी में सब घर वापस जा रहे थे और अचानक से 3 बजे के बाद जो आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई है वो कमाल रही। लेकिन आज ज़्यादा खुश ना हो कराची वाले, क्योंकि आसमान साफ है और कम से कम 22, ज़्यादा ज़्यादा 35 दर्जा हरारत रहेगा। लेकिन कराची का मौसम ऐसा ही है जैसे कि बेवफा मोहब्बत, पता नहीं कब क्या हो जाए। खैर, कराची से आगे चलते हैं, बेवफा मोहब्बत का बाद में जिक्र करेंगे। और अब हम रुख करते हैं अगले शहर यानी हैदराबाद का। यहाँ पे भी क्लियर स्काई है, कम से कम 23, ज़्यादा ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सिंध में अक्टूबर का महीना गर्म तो रहेगा। चलिए अब चलते हैं, लिए चलते हैं आपको एक ख़ास शहर मीरपुर ख़ास, और यहाँ भी हैदराबाद वाली कहानी है। कम से कम 23, ज़्यादा से ज़्यादा 37, आसमान रहेगा साफ। तो मीरपुर खास वाले के बाद अब हम बात करेंगे नवाब शाह की। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गर्मी होगी, मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 38 तक, मिनिमम 21 रहेगा। अगेन क्लियर स्काई ही रहेगा। नवाब शाह के बाद चलते हैं लाड़काना। लाड़काना जो मौसम केरा बाबा, लाड़काना जो मौसम 38 रहेगा, मैक्सिमम 22 रहेगा, मिनिमम अगेन क्लियर स्काई रहेगा। चलें डायरेक्ट आपको हम बगैर फ्लाइट लेके चलते हैं लाड़काना से गवादर, और यहाँ पे 35, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम रहेगा 22। अगेन गवादर में रहेगा क्लियर स्काई। अ ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल पोर्ट सिटी, लव टू गो ओवर देयर। चलिए अगले हम शहर आपको लेके चलते हैं, और अगला शहर होगा और वो होगा सीधा कोयटा। कोयटा में हाँ लेकिन बादल रहेंगे, और कराची वाले कोयटा की हवाओं का ही तो इंतज़ार कर रहे हैं। कम से कम दर्जा हरारत 9, ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे आज रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। जहाँ पे मैच हो रहा है क्या बारिश है? बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर स्काई है, और कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 38 रहेगा। और इंग्लिश बॉलर्स चाहेंगे जल्दी से रैप अप करें, गर्मी बहुत है भैया मुल्तान में। चलिए जनाब लाहौर लेके चलते हैं आपको, और लाहौर में है क्लियर स्काई, मैक्सिमम 34, मिनिमम रहेगा 20 सेंटीग्रेड लाहौरियों। लेकिन हाँ, लाहौर में मौसम अच्छा चल रहा है आजकल, बारिश वगैरह होती रहती है। अब चलते हैं पाकिस्तान का सनती हब, वो है फैसलाबाद, और फैसलाबाद में भी है क्लियर स्काई। कम से कम दर्जा हरारत 20, ज़्यादा से ज़्यादा 36 रहेगा। तो फैसलाबादी जो हैं वो भी अपने जो है वो तैयारी पकड़ लें, बारिश की नहीं, क्लियर स्काई की। और अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत 22 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 29 रहेगा। और आसमान कैसा रहेगा ये तो हम आपको आगे चल के बताएंगे। मरी में आपको लेके चलते हैं, और मरी में क्या जनाब सूरत हाल रहेगी। कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। और चलिए आपको लेके चलते हैं पेशावर, और पेशावर में आज बारिश का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 रहेगा। तो ये तो थे तमाम तर मुल्क की सूरत हाल। अब हम आपको ज़रा बैनुल-अक़वामी मंजरनामे की जानिब लेके चलते हैं। आपको पता है कि अमेरिका में बहुत ही डेडली हरिकेन तूफ़ान है मिल्टन के नाम से, और ये इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो सिचुएशन है ये बड़ी ही खौफनाक है। और सबसे ज़्यादा फोर्ट मायर्स जो है फ्लोरिडा सबसे ज़्यादा हिट हुआ है। ये पूरा पाथवे है कि जहाँ पे मिल्टन तूफ़ान चलता रहा है, और फोर्ट मायर्स में 10 हलाकतें हुई हैं, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है, 30 लाख लोग आर नाउ विदाउट
इलेक्ट्रिसिटी। तो मौसम की सूरत हाल थी ये, और अमेरिका में अभी भी मिल्टन के जो असरात हैं वो हमें देखे जा रहे हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोल है में खुशामदीद। लफ्ज़ों से बनी हुई कहानियाँ और उनमें शामिल जज्बात, एहसासात के रंग। बोल एंटरटेनमेंट की सीरीज बोल कहानी दुनिया भर में बेहद पसंद की जा रही है। बोल कहानी की पिछली 11 अक़सात के बाद अब 12वीं किस्त आज नशर की जाएगी। बोल कहानी सीरीज ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में लोगों को अपने शहर में जकड़ लिया, और आज की 12वीं किस्त का बेताबी से इंतजार किया जा रहा है, जो रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पे ऑन एयर होगी। बोल कहानी की कहानी एक ऐसे बेटे और माँ के गिर्द घूम रही है जिसकी शादी होने वाली थी, और बेटा शादी की तैयारियों के दौरान गले पर पतंग की तेज धार डोर फिरने से इंतकाल कर जाता है। बेटा तो चला गया, लेकिन उसके बाद उसकी वालदा का किरदार क्या रहा, ये जानने के लिए आज रात 8 बजे बोल कहानी की इस एहसास से भरी कहानी को ज़रूर देखिएगा। अपने आप में एक अनोखा और मुनफरिद प्रोजेक्ट बोल कहानी, जो आप तक पहुंचा रहा है मेरी और आपकी कहानियां, वो रोज़मर्रा की कहानियां जो शायद हम जिस पे बात करने से या तो डरते हैं या फिर सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं होती। और इसी सीरीज़ की 12वीं किस्त आज दिखाई जा रही है। माशरे का एक मेनस बन चुका है पतंग, और वो धाती डोरें, वो केमिकल डोरें जो कि हंसते घसते घरों को उजाड़ देती हैं। तो इसी हवाले से आज रात ऑन एयर होगा ये ड्रामा बोल कहानी, तो वो आपने लाजमी देखना है। चलिए अब आपको एक और कहानी सुनाते हैं, और वो कहानी है रेजिलियंस की, वो कहानी है एडाप्टेशन की, वो कहानी है उन तमाम तर माहौलियाती बिगाड़ से निमटने की कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट करते जा रहे हैं। आप सबको पता है कि दुनिया भर में इस वक्त पानी का बहरान सबसे ज़्यादा है। कहा यह जाता है कि अगर कोई जंग होगी तो शायद वो पानी के मामले पे हो। ऐसे कई ममालिक और ऐसे कई शहर हैं जहां पे डी डे यानी कि ख़त्म दिन हो चुका है। और इसका मतलब क्या होता है, जोहानिसबर्ग में अब पानी आपको राशन करके दिया जाता है, यानी कि वहां पे ऐसा नहीं कि आप टैप खोलेंगे और पानी आ जाएगा। कई ममालिक में खुश्क साली, पानी के रिजर्वॉयर्स की कमी। ऐसे में बहरिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक अनोखा तजुर्बा किया है, और क्या उन्होंने बनाया है कि जिससे वो मिटिगेट कर सकते हैं क्लाइमेट एक्शंस को। तो भाई अब ये दो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, लेडीज़ फर्स्ट सैयदा आमना अली और हशाम बिन तबस्सुम। आप दोनों को बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग इनोवेटिव। बहुत शुक्रिया, क्योंकि पाकिस्तान में पानी का बहरान, हमारे शहर में पानी का बहरान है। तो ज़रा बताएंगी आप कि भाई ये आइडिया आपने कैसे कंसीव किया, कौन से ममालिक में हो रहा है, पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है, किस तरीके से आप यू एंडेड अप हुआ है? ओके, तो बेसिकली हमारा स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, तो हमें कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट तो हमें देना ही होता है डेमो के लिए ना, लाइक प्रोटोटाइप हमें जिस पे मार्किंग और सब होती है। तो फिर हमने सोचा कि हम कोई ऐसा चीज़ बनाते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट को बेनिफिट करे। फिर हमने लाइक रिसर्चेस की, काफ़ी लिटरेचर रिव्यूज़ किए, देखा कि क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी क्रिएट करी है बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर। तो स्लोली हमने आर्टिकल्स पढ़े, UN वर्ल्ड हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन सबकी रिपोर्ट्स पढ़ी, तो उसमें सबसे मेन इशू था वाटर का। लाइक अकॉर्डिंग टू देम उनके फ्यूचर में कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट कंट्री जो इससे वर्सन होने वाली वाटर स्कार्सिटी से, क्योंकि हमारे जो इंटीरियर के इलाके हैं वहाँ पे हमारे पास वाटर नहीं होता, और जो यहाँ भी है तो वहाँ भी यहाँ भी इतनी है वाटर शॉर्टेज। तो हमने कहा क्यों ना इसको देखकर कुछ सॉल्यूशन निकालें। देन फिर हमने सर्च किया और कि हमने कहा कौन सी कंट्रीज़ या कुछ सॉल्यूशंस निकले, क्योंकि बाहर जो इंटरनेशनली हैं जैसे इसराइल हो गया, अमेरिका हो गया, UK, ये लोग जो है लाइक एक्सटर्नल सोर्सेज पे वर्क कर रहे हैं विदाउट रिजर्वायर्स, विदाउट लेक्स, रिवर्स, तो उनके यहाँ वाटर कैसे जनरेट हो रहा है। तो हमने ऐसी सर्चिंग की, तो देन वी गेट टू नो कि हम लोग जो है एयर से बेसिकली ह्यूमिडिटी से भी वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नमी से, जो हवा में नमी है उससे आपने ह्यूमिडिटी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हमने उसके पीछे प्रोसेस देखी कि क्या कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या इसके पीछे हमारा लॉजिक है। देन वी फाइंड के जो ह्यूमिडिटी है उसको रेफ्रिजरेशन मेथड जो बेसिक हमारे AC में चल रहा है उसके थ्रू हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर हमने और रिसर्च की और हमने कहा कि क्यों ना हम एक डिवाइस ऐसी बनाएं कि उससे वाटर एक्सट्रैक्ट हो। तो हमने चेक किया कि पाकिस्तान में जो है बेसिकली अभी तक कोई डिवाइस लोकली मैन्युफैक्चर्ड नहीं हो रही। ठीक है। पीपल आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम जो आ रहा है बाहर से, हाँ, डिफरेंट कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं, और उसकी कॉस्ट भी लाइक समथिंग 5 लाख 3 लाख समथिंग। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में कोई अफोर्डेबल तो आज के शो से दीजिए इजाज़त। हमारे साथ आमना और हशाम थे, तो इस वादे के साथ कि हम जाएंगे और उनका प्रोडक्ट शूट करके आपको दिखाएंगे कि हवा को
कैप्चर करके पानी किस तरह बनाया जाता है। आज के शो से दीजिए इजाजत, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, तब तक रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।